हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के डिसाइडर मैच की, जो कि इंदौर में खेला गया, जिसको न्यूजीलैंड ने 41 रन से जीत लिया। इस मैच की कुछ खास बात थी। विराट कोहली की 85th सेंचुरी इन द फॉर्मेट्स, लेकिन यूजलेस रही क्योंकि दूसरे एंड से कोई भी प्लेयर उनको सपोर्ट नहीं कर सका। वो अकेले दूसरे एंड पे एक एंड से खड़े रहे, देखते रहे, और विराट कोहली को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आखिरी विकेट, नवी विकेट उन्हीं की गिरी, जो कि क्योंकि उन्हें और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरे एंड पे कुलदीप यादव खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि वो शायद विकेट ना बचा सकें। लेकिन वो लॉस रहा। वेरी गुड, एक्सेलेंट नॉक फ्रॉम विराट कोहली, जो कि जाया हुई आपके टॉप 6 या टॉप 7 के सपोर्ट ना होने की वजह से। एक जीता हुआ मैच हिंदुस्तान सीरीज हार गया। पॉइंट्स टू बी थिंक फॉर द बीसीसीआई कि ये गौतम गंभीर अपनी शायद दूसरी या तीसरी सीरीज आ रहे हैं होम ग्राउंड पे। टेस्ट मैचेस का तो हिसाब ही नहीं है, पिछले साल भी आ रहे थे न्यूजीलैंड से। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। बॉलिंग, टॉस जीतकर गिल ने जब बैटिंग करने का फैसला, सॉरी बॉलिंग करने का फैसला किया, न्यूजीलैंड ने बैटिंग कराई। मुझे उसी वक्त लग गया था कि मैच 80%, 75 to 80% मैच इंडिया जीत चुका है। बस उन्होंने राइट कॉम्बिनेशन पिचिंग किया, अर्शदीप खेला, और राइट कॉम्बिनेशन का मतलब ये था कि अर्शदीप और हर्षित राणा को यूटिलाइज किया जाए, और उन्होंने आपको बेहतरीन स्टार्ट दिया। फास्ट बॉलर का काम था इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर 2 या 3 विकेट प्रोड्यूस करके देना आपको शुरू के 10-15 ओवर में। वो उन्होंने कर दिया था। इसके बाद बिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने जो पार्टनरशिप की है 220 रन की, वो एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। उस पार्टनरशिप में उन्होंने डिफेंस भी किया, स्लॉग भी किया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी एक बेहतरीन सिंक्रोनाइज वे में नजर आई। कहीं पे रिस्की सिंगल्स नहीं थे या रिस्की डबल्स नहीं थे। जिस तरीके से इस बेसिकली जो 15 से 40 ओवर का जो स्पैन होता है, बीच के 25 ओवर का, वो स्पिनर्स का हिंदुस्तान हमेशा वहां डोमिनेट करता था। नॉर्मली मैं वनडे की बात करूं या T20s की, वनडे की बात करते हैं फिलहाल, तो कुलदीप और जडेजा जो होते थे वो हमेशा आपके लिए स्ट्राइकर्स होते थे। उसमें जो उनके 20 ओवर होते थे विद मिक्स ऑफ अनदर बॉलर लाइक वॉशिंगटन सुंदर तो अब है नहीं, अक्षर पटेल हो गए, या रविचंद्रन अश्विन पहले होते थे। ये तीनों मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते थे जिससे अगली टीम की बैकबोन तोड़ दिया करते थे। इस वक्त जितना इजी इन दोनों को न्यूजीलैंड के उन दो प्लेयर्स ने खेला है, तीसरे यंग भी थे, वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत आसानी से इन दोनों को प्ले किया। ये कि एक अलार्मिंग साइन है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि अक्षर पटेल को इस टीम का पार्ट होना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर अगर ड्रॉप हुए थे तो बदानी को कोई पता नहीं किस चक्कर में टीम में डाल दिया गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। अक्षर पटेल वाज द चॉइस, प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर, मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर, उसने पावर प्ले में भी विकेट लेके दी है आपको। क्यों ड्रॉप किया गया, नो प्रॉब्लम, पता समझ नहीं आया। कुलदीप जडेजा को बहुत आसानी से खेला गया। शुभमन गिल की कैप्टनसी इंतहाई, मतलब जैसे कहते हैं ना, बेबस कैप्टन नजर आ रहा था मुझे। 3 विकेट जिस कप्तान को मिल जाए, जिसके पास 3 फास्ट बॉलर हो, 2 स्पिनर्स हो, और पार्ट टाइमर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पर रेडी, उस बंदे को विकेट निकालना मिडिल ओवर में मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने या तो बिल्कुल लेट जडेजा को लाना, फिर लेट कुलदीप को लाना, दोनों को एक एंड अलग अलग एंड से ना करवाना, फास्ट बॉलर का सही यूटिलाइज करना कि एक एंड से फास्ट एक से स्पिन लेके आए। रेड्डी को पिछले मैच में किसी ने तनकीद कर दी कि उसे क्यों रखा हुआ है, 2 ओवर कराए, आज उससे 7 ओवर फिकवा दिए उससे। तो यूजलेस है। मैं फिर अपनी पिछले ब्लॉग्स की तरह रिपीट करूंगा, इस ये दूसरा बाबर आजम ना बन जाए कहीं। कैप्टनसी का एक तरीका होता है, उसको कप्तान को तैयार किया जाता है, कैप्टनसी प्रॉपरली हैंड ओवर की जाती है, थोपी नहीं जाती किसी के ऊपर। ये ट्रांसफर कर दिया आपने। यही चीज मुझे गिल पे नजर आ रही है
कि जो रोको के कॉन्फ्लिक्ट थे रोहित और कोहली के, उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में उसको जबरदस्ती उसके सर पे पहना दी गई है, रादर देन उसको ग्रूम किया जाता। आईपीएल में वो कर रहा है कप्तानी, या उसके बाद उसे किसी जो है छोटी टीम्स के खिलाफ उसे कप्तानी दी जाती, रोहित के अंडर खिलाया जाता एज अ वाइस कैप्टन, ग्रूम होता वो वहां से। यही चीज बाबर आजम के साथ हुई थी। अगर आप देखें वो 2019 तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 20 तक उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जब सरफराज को जबरदस्ती हटाया गया कॉन्फ्लिक्ट के ब्याह पर, और फिर वहां से उसके सर पे डाल दी गई क्योंकि वो बैट्समैन था वगैरह वगैरह, स्टार काइंड ऑफ अ थिंग, और उसके ऊपर उड़ दी है। उस दिन से लेके आज तक उसकी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आई है। यही चीज मैं गिल पे देख रहा हूँ। वो अपने सेल्फिश रन्स कर देता है 40-50 की एवरेज मेंटेन करने के लिए, लेकिन एज अ कैप्टन इनिंग्स वो नहीं कर पा रहा, बेबस नजर आता है फील्ड के अंदर वो। विराट कोहली और वो सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि उसका कितना खून खोल रहा है कई चीजों के ऊपर। लेकिन एनीवेज, देखते हैं किस हद तक है ये डिसीजन बीसीसीआई को लेना पड़ेगा कि वो एक अच्छा प्लेयर जाया ना कर दें इस कप्तानी के चक्कर में। फील्डिंग वन ऑफ द फैक्टर्स, जहां पर मैं देख रहा था जिस तरीके से मिचेल और फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे, कई जगह पे मुझे लिथार्जिक नजर आए, और इतनी जगह पे 40 ओवर के बाद 45 ओवर के बाद लिटरली जो ग्रोवल करने वाले जो मिसाल दी जाती साउथ अफ्रीका थक गए थे 340 करने के चक्कर में। इंडिया डिफेंड कर सकता था जब उन्होंने, अर्शदीप ने वापस आकर जब विकेट निकाली, वो डिफेंड कर सकता था कि एकदम से 2 विकेट गिरी, मिचेल और वो दोनों आउट हुए उस वक्त थे, वरना 360 होते थे। अब हम बात करते हैं इंडिया के चेस की। अर्ली विकेट्स गिरी, शुभनम गिल पता नहीं कहाँ थे, बॉल कहाँ से आई कब निकल गई उनको समझ ही नहीं आई, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा खड़ा हुआ है जिसको ये नहीं पता कि स्पीड कहाँ से वेरी हो रही है। रोहित शर्मा सीरीज की बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। कप्तानी उससे ली गई है, उसके बाद एक ही इनिंग, एक दो इनिंग उसने खेली है अच्छी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। ड्यू था, बहुत सपोर्टिव था, वो हर पैरामीटर इंडिया के लिए सपोर्टिव था, सिवाय इंडिया के बैट्समैन के अलावा हर फैक्टर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, आउटसाइड फैक्टर। रेडी 4 विकेटें गिर गई, श्रेयस अय्यर यूजलेस शॉट, केएल राहुल को जब भी हमें जरूरत पड़ती है चेस करते हुए वो डिलीवर नहीं करते हैं। ये तो है बात, दामाद जी की यही बात है कि जी वो जब वक्त आता है तो नहीं करते, पहली इनिंग में हाँ उनसे करा लो, जब कोई प्रेशर नहीं है आराम से कर देंगे। आखिरी इनिंग मुझे याद है उनकी वही थी जिसके अंदर उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 212 या 220 रन का टारगेट था, जो 4 विकेटें गिर गई थी और फिर उन्होंने पार्टनरशिप की थी, उसमें भी विराट खड़ा हुआ था उनके साथ, फिर उन्होंने फिनिश कर दिया था बस, थैंक गॉड। उसके बाद मुझे कोई बड़ी इनिंग याद नहीं आ रही उनकी जो उन्होंने चेस करते हुए इंडिया को जितवाया। लूज शॉट था, सीधे सीधे कैच दे रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 338 रन का टारगेट था। फील्डिंग एक ऐसी चीज है जहां पर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात मुझे याद आ जाती, जो उन्होंने अपने बोर्ड से कही थी कि जब प्लेयर्स को, उसने कहा एक अच्छा बॉलर जो है वो एक मैच में आपको 1 या 2 विकेट दिलाएगा, एक अच्छा बैट्समैन आपको रन करके दिखाएगा, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपको हर मैच में रन बचा के दिखाएगा। यही आज डिफरेंस था कि 337 रन इंडिया के लिए 360 या 370 बन गए, क्योंकि 20 से 30 रन न्यूजीलैंड ने अपनी फील्डिंग से बचाए। बाउंड्री नहीं जाने दे रहे थे, इंडियन प्लेयर्स को भगा रहे थे, थका रहे थे, उनको चौका मारा, विराट ने एक बॉल पे पुल किया, खूबसूरत शॉट थे, 50 करने के बाद तो विराट अलग ही फ्लो में आ गया था, उसने जिस तरह ग्राउंड पे मारा था। लेकिन मैं गौर से देख रहा था कि वो उसके, नॉर्मली विराट मार के उसे पता चल जाता है कि ये बाउंड्री है, लेकिन उसको डाउट था कि यार ये पहुंच ना जाए वहां पे। फाइन लेग के ऊपर भी उसने एक शॉट मारा फोर्क्स को, लेकिन उसको डाउट था कि यार ऐसा ना हो कि वो स्क्वायर लेग का फील्डर पकड़ ले जाके वहां पे। तो ये एक प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर कि यार फील्डिंग एक प्रेशराइज करती है। इन्होंने 25 से 30 रन कम से कम बचाए हैं अपने बैटिंग करते हुए। अब बात करते हैं रेड्डी और विराट की पार्टनरशिप की, जो 70 से 80 रन की लगी थी तकरीबन, क्योंकि सब 50 या 60 पे आपके 4 आउट हो गए थे। पैथेटिक शॉट बाय श्रेयस अय्यर, पैथेटिक शुभनम गिल, पैथेटिक रोहित शर्मा, पैथेटिक शॉट बाय केएल राहुल, दामाद जी। पार्टनरशिप लगी, ब्रेक होती है, ब्रेक में मैं लाइव देख रहा था तो विराट की शायद बात हो रही थी माइक के ऊपर, तो उसने रेड्डी को एक बात बोली, 40 ओवर तक रुक के खेलना है।
रन बन जाएंगे। पता नहीं लोगों ने लाइफ पे सुना हो नहीं, 40 ओवर तक रुक के खेलना है। 2 ओवर गुजरे, 50 रन उसके मुकम्मल होते हैं, एक शॉर्ट बॉल दी, उसने शॉट मार दिया वो वाला। ये रिस्की शॉट नहीं मारना था। और जब वो आउट हुआ है, आप दूसरे एंड पे विराट की शक्ल देखते हैं। हर्षित राणा बहुत अच्छी इनिंग खेली, स्लो स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरह से वो मार रहा था और वो चेस कर जाता, आपको उसने एक चांस दिया, लेकिन आपको ये सोच के खेलना चाहिए था। इमेच्योरिटी है, लेकिन उसने सोच के खेलना चाहिए था कि मैं आउट हुआ तो फिर लाइन लग जाएगी। मुझे 5 ओवर पहले ही ये शॉट खेलने हैं, शॉट लगाने हैं, लेकिन जब 10-12 रन बन चुके तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने लगाए और वो आउट हुए, और उसी की अगली बॉल में सिराज आउट हुए, और देन उसके बाद मैच वहीं पे खत्म हो गया। तो इंडिया सीरीज हार गया है। अब ओडीआई काफी टाइम के बाद है, अब अगला वर्ल्ड कप अभी T20 है 5। मोस्ट प्रॉब्ली पांड्या वापस आएगा, अय्यर की वापसी हुई है वो T20 के अंदर। स्काई मौजूद होगा, मोस्ट प्रॉब्ली अक्षर भी आएगा। होपफुली ये रिजल्ट्स बेटर होंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले, और ये बहुत जरूरत है। इस वक्त हिंदुस्तान का जो मोराल इस वक्त टीम का डाउन है। मुझे बार बार विराट के लिए फील हो रहा है, क्योंकि वो बंदा एफर्ट पे एफर्ट पुट ऑन कर रहा है सीरीज के अंदर। ऑलमोस्ट 250-250 रन बनाए हैं उसने। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ही रन स्कोरर होगा आफ्टर डेरिल मिचेल। लेकिन यूजलेस गए उसके, क्योंकि उसे दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द T20 से पहले बात करेंगे। आज एक छोटा सा मौजूद छेड़ूंगा बाबर आजम के बारे में। कल हम बात कर रहे थे ब्लॉग में अपने बिग बैश में। आज उन्हें मौका भी मिल गया। वो उन्होंने कल वाली बात है कि कल का एक रन जो मिस हो गया था स्टीव स्मिथ का, आज उन्होंने वो रन पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद वो आउट होके चले गए। स्टीव स्मिथ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली। यहाँ पर जो इनिंग हुई है उसने 38-40 रन थे उसके, और अर्ली विकेट भी गिर गई थी दो। मेरे ख्याल से 22-21 पे 2 विकेटें गिर गई थी, फिर भी उसने अपना रन रेट नहीं छोड़ा, और बिग बैश में नंबर 2 पे आ गई है सिडनी सिक्सर। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो क्वालिफायर नहीं, वो मुझे लग रहा है नॉकआउट में जाएंगे, लेकिन उसने जो स्ट्राइक रेट रोटेट किया, और नीचे वालों की इंटेंट भी नजर आई कि यार हमने जो है ना जाना क्वालिफायर के लिए, और सडनली मेलबर्न जो है वो नीचे आ गया और वो ऊपर चले गए। और अब जो है वो दे विल प्ले द क्वालिफायर, और मेलबर्न जो है नॉकआउट खेलेगा। तो रिजल्ट पता चलेंगे। बाबर आजम मुझे नहीं पता खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 19 तारीख आ गई है, एक हफ्ता 10 दिन है, अब टीम अनाउंस होने वाली है। कुछ लोग उड़ती उड़ती खबरें ये भी बता रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस वॉच की जा रही थी, और आकिब जावेद शायद कोई हार्श डिसीजन ले लें। देखते हैं, लेकिन उनकी पीआर स्ट्रॉन्ग है। काफी लोग मैदान में उतर आए हैं, काफी क्रिकेटर्स भी उनके जो खास हैं वो उतर आए हैं डिफेंड करने के लिए उनको, कि जी ये हो गया, ज्यादती हो गई, रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादती नहीं हुई। ज्यादती उसके साथ होती है जो डिजर्व करता है। दे आर नॉट डिजर्विंग। 10 मैचेस खेल के 110 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 22 या 21 की एवरेज बनाकर, मतलब या तो आप एवरेज अच्छी कर लेते या स्ट्राइक रेट अच्छी कर लेते, दोनों में किसी खेती में नहीं रहे आप। तो यूजलेस थे। तो होपफुली वी विल डिस्कस आफ्टर द नॉकआउट्स एंड द क्वालिफायर्स, फिर बात करते हैं। कल अंडर 19 का भी मैच है, उस बारे में बात करेंगे। स्कॉटलैंड के साथ अगर वॉश आउट नहीं हुआ तो फिर बात करेंगे उस बारे में। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने तासुरात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।